हेलो एवरीवन। आज हम हमारी क्लास में बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। तो जो बेसिकली जो बीम्स होते हैं उसमें किस प्रकार के बेंडिंग होते हैं और उस बेंडिंग के कारण से कैसा उसमें शियर देखने को मिल रहा है, कैसा स्ट्रेस या कैसे स्ट्रेन की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम आज जानकारी लेंगे। तो देखिए, जो आपके सबसे पहले जो यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है स्ट्रेसेस इन बीम्स या बेंडिंग एंड शियर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए ये जो एक मेंबर आपको दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूड मेंबर, इस मेंबर को हम क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। एक स्क्वायर बीम है ये। देखिए इसके चारों साइड जो हैं वो क्या है? स्क्वायर हैं, और चारों साइड जो है वो देखिए एक बराबर हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? स्क्वायर बीम कहेंगे। अब इसी बीम पर सेंटर में अगर कोई लोड लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? बीम क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इसे अब हम क्या कहेंगे? बेंडिंग ऑफ बीम कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? बेंडिंग ऑफ बीम कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। देखिए, इंटरनल बेंडिंग मूवमेंट कैजेज बीम टू डिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल जो बेंडिंग मूवमेंट होती है उसी का कारण से जो बीम होता है वो क्या होता है? डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म मतलब कि दबता है या कंप्रेस होता है। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या लिखा है? टॉप फाइबर इन कंप्रेशन, बॉटम इन टेंशन। तो जब इस प्रकार से हम आगे भी अभी हम कुछ और फिगर्स को देखेंगे तो जो ऊपर का देखिए इस प्रकार से अगर बेंडिंग होता है तो ये जो सेंटर से जो लाइन ये आपको दिख रही है ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो जितना हिस्सा रहता है, जितना भी एरिया रहता है, सरफेस रहता है, वो सरफेस क्या करता है? कंप्रेशन को एक्सपीरियंस करता है। और न्यूट्रल एक्सिस मतलब बीच बीच वाला जो है ये एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का जितना भी हिस्सा रहता है वो क्या करता है? टेंशन को एक्सपीरियंस करता है। वो कैसे करेगा वो अभी हम लोग इसी लेक्चर, इसी क्लास में हम उस चीज़ को भी समझ लेंगे। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ न्यूट्रल सरफेस। वही न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल सरफेस मतलब वही एक्सिस के को ही हम सरफेस के माध्यम से भी यहाँ पर हम बता रहे हैं। न्यूट्रल सरफेस, नो चेंज इन लेंथ। तो न्यूट्रल लेंथ जो रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल एक्सिस बता रहे हैं। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल सरफेस विद द ट्रांसफर सेक्शन। तो जो ट्रांसफर सेक्शन मतलब कि ये परपेंडिकुलर वाला सेक्शन हो गया, और न्यूट्रल एक्सिस मतलब कि इस प्रकार का देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रल एक्सिस। और वर्टिकल मेंबर को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर सेक्शन। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल सरफेस विथ ट्रांसफर सेक्शन। तो ट्रांसफर सेक्शन ऊपर से आएगा, सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और जो न्यूट्रल एक्सिस है वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की ओर जाएगा, जो भी हॉरिजॉन्टल रहेगा बस। तो उन दोनों के जो इंटरसेक्ट जहाँ पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, ऑल क्रॉस सेक्शन रिमेन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो जितना भी क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है? प्लेन और परपेंडिकुलर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ये जो एम लिखा है इसका मतलब इसको हम कपल भी बोलते हैं या मूवमेंट भी बोलते हैं। मूवमेंट, MOMENT, मूवमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर डिफॉर्मेशन। ये डिफॉर्मेशन के पहले का है बीम। इसमें हम ये फ्री है, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ लोड। ओके, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं लगा हुआ है, ये फ्री है अभी। और ये जो बीम है देखिए इसमें अभी बीच में कोई लोड लगा दिया गया है, और उस लोड के कारण से क्या हो रहा है? बेंड हो गया है। ओके, अब देखते हैं हम इसका कुछ दूसरे फिगर्स को भी हम देख लेते हैं इसी यूनिट के। ये इस फॉर्मूले को भी हम देखेंगे, ध्यान देंगे। अभी हम कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये जो सेंटर से जो लाइन जा रही है इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। ओके, और न्यूट्रल एक्सिस सीधी सी बात है। देखिए न्यूट्रल एक्सिस जब सीधा था, ये वाला बीम जो था ये बिल्कुल स्ट्रेट था, उसमें कोई लोड नहीं लगा हुआ था, वो फ्री था किसी भी हर प्रकार के लोड से। तो उसमें जो स्ट्रेटनेस थी उसका जो न्यूट्रल एक्सिस का जो लेंथ था, और बेंड होने के बाद में न्यूट्रल एक्सिस का जो लेंथ होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। ओके, न्यूट्रल एक्सिस के लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का जो सरफेस है, जैसे जब इसमें लोड लग गया, आफ्टर एप्लीकेबल ऑफ लोड, आफ्टर अप्लाइंग द लोड, तो न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर का हिस्सा है उसमें हम क्या एक्सपीरियंस देख रहे हैं कि मेटल क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? देखिए कंप्रेशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, ये ऊपर के जितने भी सरफेस हैं, बेसिकली ये वाला जोन जो जोन है
ये वाले जोन की हम बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का हिस्सा जो रहेगा वो कंप्रेशन को एक्सपीरियंस कर रहा है, और न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे का हिस्सा है वो एक्सपांसन को एक्सपीरियंस कर रहा है। अब देखिए ये थिनिंग ऑफ सीट, मतलब नीचे का जो चौड़ाई है या गहराई जो है वो क्या बताया जा रहा है, वो पतला होता जा रहा है, थिनिंग ऑफ सीट बता रहा है। ये देखिए इनर रेडियस हो गया ये वाला हिस्सा, और ये रेडियल ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो रेडियल ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी हल्का सा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट उसकी लेंथ में, जो उसका फिजिकल जो लेंथ है, उस लेंथ में किसी भी प्रकार का चेंज या परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है। इसमें जब हमको एलिमेंट्री जब स्टडी करना होता है तो हम इसी बीम को हम क्या कर देते हैं, हजारों टुकड़ों में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो एनालिसिस सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, इसमें हम छोटे छोटे सेक्शंस में हम उसे बांट देते हैं। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, मैसिंग टेक्निक हम कहते हैं। तो मैसिंग टेक्निक के माध्यम से आप किसी भी छोटे से छोटे एलिमेंटल के गुण, एलिमेंटल के बिहेवियर के बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, थॉरो स्टडी कर सकते हैं। तो इसी के देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये न्यूट्रल एक्सिस से जब ये बेंड होगा तो ऊपर का हिस्सा कंप्रेशन और नीचे का हिस्सा टेंशन एक्सपीरियंस करेगा। ओके, अब हम और आगे कुछ फिगर्स को देखते हैं। ये सेक्शन ऑफ मॉडुलस के हो गए कुछ फिगर्स। ये प्योर बेंडिंग हो गया है ना, ये मूवमेंट लग रहा है, देखिए ये दोनों के दोनों एक क्लॉकवाइज लग रहा है। ये देखिए ये इधर वाला जो है ये क्लॉकवाइज लग रहा है, और एक इधर वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्योर बेंडिंग कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये थोड़ा फिगर थोड़ा ब्लर है, ये शायद दिख नहीं रहा होगा। प्रिस्मेटिक बीम सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट कपल एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर इन प्योर बेंडिंग। ये प्योर बेंडिंग है, मतलब इसमें हम आइडली ये हमने लिया है। इस जो ये आप फिगर देख रहे हैं स्क्रीन में, ये आइडली फिगर है, आइडल फिगर है। इसमें किसी भी प्रकार का जो लोड है, जो अदर हिडन जो लोड्स भी रहते हैं, तो उन सब लोड्स को यहाँ पर नेग्लिजिबल माना गया है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, प्योर बेंडिंग कह रहे हैं। देखिए प्योर बेंडिंग, तो प्योर बेंडिंग में देखिए क्या हो रहा है, दो यहाँ पर सपोर्ट लगे हुए हैं, ठीक है, और बीच में अगर कोई भी लोड आएगा तो नो डाउट ये कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से देखिए बकल हो जाएगा, इस प्रकार से बकल हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट इस प्रकार से लगता है ना, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसी मूवमेंट को हम दूसरी भाषा में या दूसरे तरीके से हम क्या बोलते हैं, कपल भी बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कपल भी कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ प्योर बेंडिंग का, ये एक एग्जाम्पल हुआ प्योर बेंडिंग का। तो आइए हम अब आगे भी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारा जो यूनिट है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, तो इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, धरनों में नमन प्रतिबल कहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं द एजम्पशंस इन द थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, यहाँ हिंदी में हम इसे कहेंगे पूर्व धारणा शुद्ध बंकन की परिकल्पना। तो बेंडिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बंकन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे देखते हैं ये एजम्पशंस, क्या क्या एजम्पशंस के बारे में बताया जा रहा है प्योर बेंडिंग में। तो देखिए फॉलोइंग आर द एजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। तो पहला यहाँ पर बता रहा है कि द मेटल ऑफ बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीम का जो कंपोजिशन है, बीम जिस भी मटेरियल से बना हुआ है, वो मटेरियल क्या होना चाहिए, परफेक्टली होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक ही जैसा मेटल का बना हुआ होना चाहिए, उसमें दो तीन अलग अलग मेटल्स का मिलावट नहीं होना चाहिए वो। और दूसरी बात आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। आइसोट्रॉपिक का मतलब अगर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं उस बीम में, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं उस बीम में, तो वो बीम क्या होना चाहिए, उस बीम में वो फोर्स जो है हर दिशा में, हर तरफ वो बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी एक तरफ में फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरे तरफ में वो फोर्स क्या हो रहा है, जा ही नहीं पा रहा, पहुंच ही नहीं पा रहा। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। द मटेरियल ऑफ द बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है द ट्रांसफर सेक्शंस विच वेयर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो ट्रांसफर सेक्शन जो रहेगा, वर्टिकल सेक्शन विच वेयर प्लेन बिफोर बेंडिंग, जो कि प्लेन था बेंडिंग से पहले, वो बेंडिंग के बाद में भी क्या होगा, प्लेन ही रहेगा। वो बेंडिंग के बाद में भी क्या रहेगा, प्लेन ही रहेगा। और देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी एक है। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। तो इसका मतलब कि देखिए ये जैसा कि ये हुआ आपका बीम, तो इस बीम में जब किसी भी तरीके से
टेंशन ले लो या कंप्रेशन ले लो, टेंशन और कंप्रेशन दोनों ही अलग अलग बिहेवियर के प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल के। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर किसी भी मेटल को अगर जब हम बना रहे हैं तो बनाने के समय में उसकी इलास्टिसिटी या अगर उसकी मटेरियल को अगर होमोजीनियस अगर आप रखते हैं तो उस होमोजीनिटी के कारण से क्या देखने को आपको मिलेगा कि उसमें किसी भी प्रकार का जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो पहली बात तो वो आइसेंट्रोपिकली उस फोर्स को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरी बात कि उसका जो इलास्टिसिटी का जो जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, जो कि प्लस और माइनस, तो प्लस का मतलब क्या हुआ कि टेंशन के समय भी वो क्या करेगा, वही वैल्यू शो करेगा, और माइनस का मतलब क्या हुआ कि वो कंप्रेशन के समय में भी वही वैल्यू को शो करेगा। तो इसका मतलब कि ड्यूरिंग बेंडिंग ऑपरेशन हमारा जो मेंबर है वो कैसा, किस प्रकार का बिहेवियर शो करेगा, दोनों के लिए सेम इलास्टिसिटी वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट हम जो देख रहे थे वो इसी पॉइंट को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि कंप्रेशन और टेंशन दोनों के समय में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इज द सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, सिंपल। फोर्थ पॉइंट को हम देखते हैं, ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबव और बिलो इट। तो देखिए यहाँ पर कोई भी मेटेलिक स्ट्रक्चर जब बना हुआ होता है तो वो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, बहुत सारे लेयर्स से वो मिल करके बना होता है। देखिए यहाँ पर ये वाले डायग्राम में इस प्रकार से आपको दिखेगा कि देखिए बहुत सारे इसमें सीधी सीधी लाइन है। तो इसी प्रकार से ये देखिए जो सीधी और खड़ी लाइन बन करके क्या बना रहा है, छोटे छोटे डब्बों में बांट दिया इस पूरे बीम को। इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, मैसिंग कहते हैं। ओके, और देखिए दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि जो भी मेटल हमारा दिखता है हमें, वो क्या रहता है, एक लेयर में बना हुआ रहता है। एक लेयर, उसके ऊपर में दूसरा लेयर, उसके ऊपर में तीसरा लेयर, उसके ऊपर में चौथा लेयर। तो इस प्रकार से लेयर दर लेयर एक दूसरे के ऊपर में क्या रहता है, बना हुआ रहता है। तो यहां पर लिखा हुआ है ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबव और बिलो। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हर एक लेयर इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी के ऊपर में आधारित नहीं रहेगा कोई भी लेयर, और वो फ्री रहेगा कि वो उसे एक्सपांड होना है या कॉन्ट्रैक्ट होना है, उसे फैलना है या सिकुड़ना है, वो उसके एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के ऊपर में वो डिपेंड रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये भी। अब फिफ्थ पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द बीम मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विथ इन इट्स इलास्टिक लिमिट दैट इज ऑबे हुक्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि किसी भी बीम को हमें उसके इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत ही हमें उसे उसमें फोर्स अप्लाई करना है, जिसके कारण से कि वो हुक्स लॉ को ऑबे कर सके, हुक्स लॉ को वो फॉलो कर सके, हुक्स लॉ को वो अनुसरण कर सके। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी बीम मटेरियल पर जब भी हम कोई लोड देते हैं तो क्या होना चाहिए, विथ इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर हम उसमें लोड दे रहे हैं तो नो डाउट वो क्या होगा, अगर वो प्लास्टिक लिमिट में एक बार चला गया हमारा बीम तो वो हमेशा के लिए उसी शेप साइज में ही रह जाएगा, वो फिर वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से ध्यान ये देना है कि जो बीम मटेरियल है उसमें जो हम स्ट्रेस या जो फोर्स जो दे रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए, प्लास्टिक लिमिट में एंटर नहीं होना चाहिए, और वो तभी वो क्या करेगा, हुक्स लॉ को फॉलो कर पाएगा। आइए अब ये हमने एजम्पशंस हमने कुछ पढ़ा कि जो अच्छा जो बीम होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड जो बीम होना चाहिए उसमें ये 5 गुण जो हैं वो होना चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी लिया इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से। अब हम आगे देखते हैं, ये अगला टॉपिक लिखा हुआ है द बेंडिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। हिंदी में है धरण के लिए साधारण बंकन सिद्धांत के सूत्र की व्युत्पत्ति। तो बेंडिंग को हम यहाँ पर बंकन भी कहते हैं हिंदी में। तो लिखा हुआ है बेंडिंग के इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और उनके हर एक टर्म्स को भी हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए बेंडिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सुरल आर एज फॉलोज यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके नीचे में देखिए एक फॉर्मूला है m by I इक्वल्स टू F by Y इक्वल्स टू E by R। तो अब यहाँ पर देखिए वेयर यहाँ पर अब हर एक टर्म को यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया है
कि m क्या होता है, i क्या होता है, f क्या होता है, y क्या होता है, e क्या होता है और r क्या होता है। तो ये हर एक एक टर्म को यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है कि ये हर एक एक टर्म होते क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर वेयर m इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, मतलब कि ये एक स्ट्रेस का ही एक वैल्यू है इस प्रकार का, मान लीजिए कि जो कि अपने शेप साइज को ऐसा वैसा का वैसा ही रखने के लिए जो रजिस्ट करता है, जो अपोज करता है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर m से डिनोट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे। y क्या है, डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बीच बीच से अगर हमने एक न्यूट्रल एक्सिस एक लाइन हमने खींचा, तो उसके ऊपर के हिस्से को भी हम y से डिनोट करेंगे और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के हिस्से को भी हम y से डिनोट करेंगे। तो वही चीज के बारे में यहाँ पर बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो ये न्यूट्रल एक्सिस बीचों बीच से ही बना रहता है जनरली, सेंटर टू सेंटर। तो उसके ऊपर के हिस्से को भी हम y से डिनोट करेंगे और नीचे के हिस्से को भी हम y से ही डिनोट करेंगे। अब उसके नीचे देखिए E जो लिखा हुआ है, E इक्वल्स टू क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये भी मेरे ख्याल से अभी हमने समझा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। मॉड का मतलब होता है प्लस एंड माइनस, मतलब कि किसी भी प्रकार का इसमें कंप्रेशन या टेंशन दोनों के समय में जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। आर जो है, कैपिटल आर जो है, इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर टू विच द बीम बेंड्स। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर टू विच द बीम बेंड्स। तो यहाँ पर जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था, देखिए बीम किस प्रकार से देखिए बेंड हो रहा है, ये देखिए। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये जो डायग्राम में शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये लगभग पूरे टर्म्स को हमने देख लिया है। एम आई एफ क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, मतलब कि एक ऐसा रिजिडिटी जो कि रिजिड तो रहता है बट उसमें हल्का सा चेंजेस हमें देखने को मिलता रहेगा। एफ जो रहेगा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हम कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ रप्चर भी इसे कहा जाता है एफ को। ओके, एफ को हम मॉडुलस ऑफ रप्चर से भी डिनोट करते हैं। तो अगेन यहाँ पर देखिए एम बाई आई इक्वल्स टू एफ बाई वाई। अगर आपको केवल आपको ये चारों मेंबर से ही अगर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जा रहा है तो आप इक्वेशन को तोड़ भी सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। अगर आपका काम जो है ये एम बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर लेकर के भी अगर आपका हो जाएगा तो आप वैसा भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपका इक्वेशन ऐसा है कि एफ बाई वाई इक्वल्स टू ई बाई आर अगर लेकर के काम अगर आप कर सकते हैं तो वैसा भी लेने से भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। और इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे एफ इक्वल्स टू ई इंटू वाई, वाई क्या हो जाएगा, ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर, तो एफ इक्वल्स टू ई इंटू वाई डिवाइडेड बाई आर। या एम इक्वल्स टू एफ इंटू आई बाई वाई, तो एम इक्वल्स टू एफ आई बाई वाई जो है ना, इस प्रकार के फॉर्मूले से हम इस यूनिट में बहुत से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। इस यूनिट में जितने भी न्यूमेरिकल है ऑलमोस्ट वो इसी एक फॉर्मूले से ही बनते हैं, और भी फॉर्मूले लगते हैं बट मेन जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। इसी फॉर्मूले को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके हम नए फॉर्मूले को डेवलप करते हैं और उसी में वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला या इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है, एम बाई आई इक्वल्स टू एफ बाई वाई इक्वल्स टू ई बाई आर। ओके, अब देखते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस को हम हिंदी में कहते हैं धर्म की उदासीन अक्ष। ओके, न्यूट्रल एक्सिस मेरे ख्याल से मैंने इसी लेक्चर में आप लोगों को बता चुका है कि जो बीचों बीच से जो एक रेखा खींची जाती है, एक लाइन खींची जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। लिखा हुआ डेफिनेशन में, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ एनी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ बीम इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल लेयर विथ द ट्रांसवर्स सेक्शन। Okay, as shown in figure, the cross section of a beam, let R be the radius of curvature of the neutral layer at this section. Hence, the stress at any point distance y from the neutral axis is given by F equals to E by R into y लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या, यही इक्वेशन है E by R, ये F by y equals to E by R, देखिए यहाँ पर लिखा होगा F by y equals to E by R। तो आपको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी निकालना है तो क्या करेंगे, E इंटू वाई बाई आर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर वही किया गया, E इंटू वाई बाई आर किया गया। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस के बारे में, कि जो ट्रांसफर सेक्शन और जो न्यूट्रल एक्सिस जो इंटरसेक्ट करता है, तो उसी के बारे में देखिए किसी भी एक लेयर में। तो देखिए ये जो है आपका
डेल ए है, ये छोटे से मेंबर का एक स्ट्रिप को हमने फोकस किया है, और ये क्या हो गया, इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की ओर जो ये दिख रहा है आपको, ये वाई है। तो यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का हिस्सा, अगर इसमें कोई भी फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो ये ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, कंप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, और नीचे का जो हिस्सा है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, टेंशन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। जहाँ पर शियर स्ट्रेस की टाउ की वैल्यू 0 होगी उसे ही हम वहीं उसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है। इस पोजीशन पर, इस लोकेशन पर न्यूट्रल एक्सिस अवेलेबल है। टाउ जो है, शियर स्ट्रेस जो है, उसको अभी हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। एक ऐसा स्ट्रेस जो कि किसी फोल्डिंग के कारण से आता है, फोल्डिंग या मोड़ने की क्रिया से आता है, उसे हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं। कोई भी ऐसा स्ट्रेस जो कि फोल्ड यानी मुड़ने की वजह से आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। फिगर का नाम है, देखिए, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ एनी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ बीम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर इज द यंग्स मॉडुलस फुल स्टॉप इफ द सेक्शन बी सब्जेक्टेड टू प्योर सैगिंग। सैगिंग का मतलब नीचे की ओर जो लटक जाता है, इस प्रकार का स्माइली किस्म का जो बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सैगिंग कहते हैं। सब्जेक्टेड टू प्योर सैगिंग मूवमेंट दिस स्ट्रेस विल बी कंप्रेसिव एट एनी पॉइंट अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड टेंसाइल बिलो the neutral axis. Now consider the elemental area del A distance y from the neutral axis. तो stress on the elemental area जो है, देखिए stress on the elemental area क्या बताया जा रहा है, F equals to E by y into y बता रहा है, E by R into y बताया जा रहा है। Therefore thrust on the elemental area ये बताया जा रहा है F इंटू जी ए। तो G यहाँ पर डेल A बताया जा रहा है, और इसी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को हम आगे की ओर अगर सॉल्व करेंगे तो वो क्या बताया जा रहा है, E इंटू आर बाई E इंटू आर इंटू वाई इंटू डेल A के बारे में बताया जा रहा है। और इसी फॉर्मूले को फिर आगे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बताया जा रहा है थ्रस्ट ऑन द बीम। थ्रस्ट का मतलब कि कोई भी लोड अगर अचानक से लग रहा है उसमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, थ्रस्ट का नाम देंगे हम उसे, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी हम पढ़ते हैं कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स दे रहे हैं और वो बॉडी अगेंस्ट आपको अगर वो फोर्स दे रहा है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए E बाई आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ वाई सी बाई वाई टी y डेल A यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये एक रेंज दिया हुआ है, समेशन ऑफ रेंज दिया हुआ है, yc से लेकर के yt तक एक रेंज दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर सिंस नो एक्सेल लोड हैज प्रोड्यूस्ड द टोटल थ्रस्ट ऑन द बीम सेक्शन इक्वल्स टू 0, E बाई आर समेशन ऑफ yc टू yt y डेल A इक्वल्स टू 0। तो ये इस प्रकार का जो इक्वेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, therefore summation of yc to yt y del A equals to 0. This is possible only when the neutral axis is centroidal axis. Okay. तो यहाँ पर देखिए सेंट्रॉइडल में आपका न्यूट्रल एक्सिस होना चाहिए, तभी उसे स्टैंडर्ड माना जाएगा, और तभी आपका जितने भी जो वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करने के बाद में निकालते हैं तो वो तभी निकलता है जब हम न्यूट्रल एक्सिस को हम आइडल या सेंट्रॉइडल से मिला हुआ रहता है न्यूट्रल एक्सिस। तो ये सब इक्वेशन सब उसी के ही हैं, और उसी से ये सारे के सारे इक्वेशन भी निकल करके आ रहे हैं। अब देखिए सेक्शन ऑफ मॉडुलस, हिंदी में लिखा हुआ है धरन के काट मापक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इक्वेशन जो है, देखिए ये जो हमने अभी देखा, ये इक्वेशन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस इक्वेशन को समझने के लिए बस आप ये बेंडिंग इक्वेशन को याद करके रखिए। एग्जाम में अगर आता है तो इसी बेंडिंग इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते चले जाइए, आपका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये डायग्राम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ट्रेपेजॉइडल टेपर, अगर इस टाइप का अगर कोई भी फिगर है तो आपको इस प्रकार से उसका सारा का सारा रीडिंग आपको दिखाना पड़ेगा कि उसमें एक न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर का हिस्सा टेंशन में है, नीचे का हिस्सा कंप्रेशन में है, और ऊपर का कंप्रेशन नीचे का टेंशन में है, और ऊपर के हिस्से को हम yc से डिनोट कर रहे हैं और नीचे के हिस्से को yf से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
देखिए सेक्शन ऑफ मॉडुलस हिंदी में कहेंगे धरन के काट मापक कहेंगे हम इसे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वी नो दैट द रिलेशंस फॉर फाइंडिंग आउट द स्ट्रेसेस ऑन द एक्सट्रीम फाइबर्स ऑफ द सेक्शन दैट इज m by i इक्वल्स टू f by y। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए सेक्शन ऑफ मॉडुलस, ये जो फॉर्मूला हमने बेंडिंग इक्वेशन का देखा था f by i इक्वल्स टू f by y इक्वल्स टू e by r। तो e by r को यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है, और उसको हटा करके इसी सिंपल सी इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं, सेक्शन ऑफ मॉडुलस इक्वेशन कर रहे हैं। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस एक जो टर्म होता है, इसे हम समझेंगे कि अभी ये क्या होता है, बट सेक्शन ऑफ मॉडुलस को हम z से हम डिनोट करते हैं, z। तो यहाँ पर देखिए m इक्वल्स टू f इंटू आई बाई वाई हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, m इक्वल्स टू f इंटू आई डिवाइडेड बाई y हो गया है, ठीक है। एंड मैक्सिमम स्ट्रेस f max ऑकर एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस y max फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, thus m इक्वल्स टू f max इंटू आई बाई वाई मैक्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा बात है कि अगर मैक्सिमम स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तो वाई मैक्स की जो वैल्यू, न्यूट्रल एक्सिस से वाई मैक्स की जो वैल्यू रहेगी वो भी क्या रहेगी, एक्सीडिंग रहेगी, मतलब कि ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने मैक्स मैक्स लिखा है, मैक्स का मतलब मैक्सिमम। तो m इक्वल्स टू एफ मैक्स इंटू आई बाई वाई मैक्स है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। m क्या है, मूवमेंट है, f क्या है, रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या स्ट्रेस भी हम बोल सकते हैं। i क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी के सभी टर्म आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। आप ये इक्वेशन को आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम m इक्वल्स टू एफ मैक्स इंटू जेड। तो ये जो z है इसे ही हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है z इज सेक्शन ऑफ मॉडुलस लिखा हुआ है, ओके। तो m इक्वल्स टू क्या है, देखिए m मूवमेंट इक्वल्स टू क्या है, एफ मैक्स इंटू जेड। तो z को हम क्या बोल सकते हैं, i बाई वाई को हम क्या बोलेंगे, z बोलेंगे। तो ये जो रेशो है ना i बाई वाई का, उसे हम क्या बोलेंगे, z कहेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या है, एक रेशो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और न्यूट्रल एक्सिस से एक ऊपर या नीचे की ओर डिस्टेंस का, ठीक है। ऊपर से नीचे की डिस्टेंस को हम y बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस से, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, z से हम डिनोट करते हैं, जिसे कि हम सेक्शन ऑफ मॉडुलस भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है z, वेयर z इक्वल्स टू आई बाई वाई मैक्स लिखा हुआ है, z इज सेक्शन ऑफ मॉडुलस। देखिए आगे अगर हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड सेक्शन ऑफ मॉडुलस। तो देखिए लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, सेक्शन ऑफ मॉडुलस कहेंगे। और ऊपर से जो लोड जो लग रहा है इसे हम W से डिनोट कर रहे हैं। दोनों एंड का हम नाम रखें, एक एंड का नाम, एक किनारे का नाम हमने A से डिनोट किया है और दूसरे किनारे का कोने का नाम हमने B से डिनोट किया है। अब इसी फ्लैट प्लेट में जो डेप्थ जो है इसे D से डिनोट कर रहे हैं, जो चौड़ाई जो है उसे B से डिनोट कर रहे हैं, और बीचों बीच से जो जा रहा है उसे हम न्यूट्रल एक्सिस कह रहे हैं, ओके। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा उसे हम क्या किससे डिनोट करेंगे, y से डिनोट करेंगे, या y मैक्स भी उसे कह सकते हैं। और जो ये इस प्रकार से जो ये बैंड हो रहा है, इस बैंडिंग को हम क्या कहेंगे, yc कहेंगे, ओके। देखिए ये yc, ये डिस्टेंस इस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये न्यूट्रल एक्सिस से अंदर से ये बाहर की ओर जितना बैंड हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, yc कहेंगे, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन, इसीलिए इसे yc कहा जा रहा है। तो ये फिगर का नाम है बेंडिंग इन बीम्स कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। d जो है डेप्थ है, b जो है ये ब्रेड्थ है, l जो रहेगा इसका लेंथ रहेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू ये डेप्थ अगर कर देंगे तो इस बीम का आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, जिसका कि यूनिट क्यूब में रहेगा, ओके। देखिए प्योर बेंडिंग के बारे में भी हम देख लेते हैं। प्योर बेंडिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध बंकन कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन एनी बीम इज सब्जेक्टेड ओनली बेंडिंग मोमेंट, नो एनी शियर फोर्स इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग, ओके। तो बेंडिंग जो रहता है, देखिए एक स्ट्रेट सा बीम रहेगा, उसके ऊपर में अगर कोई भी लोड लग रहा है, W इक्वल्स टू लोड, तो लोड लगने की वजह से उसके दोनों कोने में भी क्या लगेगा, मूवमेंट लगेगा, जिसे कि हम M कहेंगे, या इसी मूवमेंट को हम कपल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो शियर ओनली प्योर बेंडिंग लिखा हुआ है, फिगर प्योर बेंडिंग इन बीम्स लिखा हुआ है।
और देखिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी लिखा हुआ है फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन m by i इक्वल्स टू e by r इक्वल्स टू f by y। तो कंसिडर m by i इक्वल्स टू e by r, f by y को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 by r इंटू ई आई। ये बहुत ही सिंपल है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इफ r इज यूनिट, अगर r एक इकाई है, देन ई आई इक्वल्स टू m। अगर r को अगर हम कांस्टेंट ले ले रहे हैं या एक इकाई ले ले रहे हैं तो ई आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m हो जाएगा। दस कंसिडरेशन फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई on any section is equal to bending moment. Such bending in the form of R in unit value. Flexural rigidity EI, flexural rigidity equals to EI। और देखिए प्लस माइनस मॉडुलस कंप्रेशन एंड टेंशन वैल्यू रिमेन्स सेम इन स्ट्रेंथ। तो ये देखिए जो मॉडुलस जो रहता है, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो रहता है, उसकी वैल्यू ज़्यादातर आप देखे होंगे, हम जितने भी न्यूमेरिकल बनाते हैं मोस्टली 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर होता है। तो देखिए इसी प्रकार से हमारा ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का भी फॉर्मूला आ गया है और सेक्शन मॉडुलस का भी फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया है। तो ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इक्वल्स टू ई आई है। अगर आपको किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के निकालने के लिए अगर बोला जाएगा तो m इक्वल्स टू ई आई के माध्यम से आप उस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हम और कुछ फिगर्स भी देख लेते हैं। ये है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये देखिए इस प्रकार से फोर्स लग रहा है, दो सपोर्ट लगे हुए हैं, ये नीचे की ओर आ रहा है और ये एल डिस्टेंस है, डेप्थ जो है वो डी है। ओके, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हो गया। और ये देखिए ये सेक्शन मॉडुलस हो गया, ये बीचों बीच से आ रहा है, ये एक सर्कल है और सेक्शन मॉडुलस जो रहेगा इस सर्कल का कैसा रहेगा, ऊपर का जो हिस्सा रहेगा वो टेंशन में और नीचे का हिस्सा कंप्रेशन में। और इस पूरे लेंथ को हम क्या बोलेंगे, वाई से डिनोट करेंगे। ओके, वाई बाय आई को हम क्या कहेंगे, सेक्शन मॉडुलस। देखिए इसे भी हम देखिए न्यूट्रल सरफेस है, ये देखिए बीचों बीच का जो हिस्सा है न्यूट्रल सरफेस है। जब भी हम इसे बेंड कर देंगे तब भी ये न्यूट्रल सरफेस है। न्यूट्रल सरफेस के जो एरो है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस का एक रहेगा, उसे हम वाई से डिनोट करेंगे। देखिए इस प्रकार का जब ये बेंड हो जाएगा तो इस प्रकार से हम एक इन्फानाइट एक सर्कल भी बना लेना है। ओके, एक इन्फानाइट सर्कल भी बना लेना इस प्रकार से बेंड करके, जिसका कि एक डिग्री भी होगा। तो उसके लेंथ को हम क्या कहेंगे, p से डिनोट करेंगे। तो p माइनस वाई, ये देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा ये, है ना। और ये l लेंथ जो है L0 से हम डिनोट कर रहे हैं। ये देखिए लोड लग रहा है, ऊपर का हिस्सा टेंशन में है, नीचे का कंप्रेशन में है और बीच का जो हिस्सा है न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस में जो फोर्स की जो वैल्यू रहती है, लोड की जो वैल्यू रहती है वो क्या होती है, 0 होती है न्यूट्रल एक्सिस में। ओके, न्यूट्रल एक्सिस में फोर्स या लोड की वैल्यू 0 रहती है। तभी ये क्या करता है, न्यूट्रल एक्सिस में ट्रांसवर्स सेक्शन का और न्यूट्रल एक्सिस का क्रॉस सेक्शन होता है, इंटरसेक्ट होता है। तो देखिए इसी पोजीशन पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कि इस पॉइंट पर लोड या फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। देखिए फोर्स, ये भी एक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, दो सपोर्ट लगे हुए हैं और ये फोर्स क्या हो रहा है, नीचे की ओर लगाया जा रहा है। तो देखिए डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये लेंथ एल है, इसका हाइट या डेप्थ ये है, एच से डिनोट कर रहे हैं या डी से भी डिनोट करते हैं। और विड्थ को हम विड्थ या ब्रेड्थ के नाम से भी हम डिनोट करते हैं। तो ये भी एक फोर्स लगाने की वजह से ये डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस डायग्राम में। ये देखिए टिपिकल इक्वेशंस टू कैलकुलेट सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस को कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले भी हैं। देखिए अगर स्क्वायर रेक्टेंगल सेक्शन है तो इसका z कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 1/6 इंटू बी इंटू एच है। बी क्या रहेगा आपका, ब्रेड्थ रहेगा, एच क्या रहेगा, हाइट रहेगा। ये डायग्राम में आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर इस प्रकार का सेक्शन है कि बीच से हॉलो है, एक पाइप किस्म का है, ट्यूब किस्म का है, तो उस समय आपका सेक्शन ऑफ मॉडुलस z इक्वल्स टू 1/6 इंटू बी इंटू h2 क्यूब माइनस h1 क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई h2। अगर सर्कल है तो π/32 इंटू डी क्यूब हो जाएगा। और अगर हॉलो सर्कल है तो देखिए π/32 इंटू d2⁴ माइनस d1⁴ डिवाइडेड बाई d2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ को आप डायग्राम को ड्रॉ करके अपने कॉपी में अगर बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा ये सारा चीज़। ये इक्वेशन को आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय ये सब इक्वेशन के बिना आप नहीं बना पाएंगे या आपका आंसर गलत आ जाएगा अगर ये सही तरीके से अगर आपको याद नहीं है तो। ये देखिए ये भी सेक्शन ऑफ मॉडुलस के ही कुछ इक्वेशंस है। देखिए स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला है 0.074 d क्यूब,
रेक्टेंगल सेक्शन के लिए जेड पी इक्वल्स टू बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1.8 डी बाई बी हो गया। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार हेक्सागोनल शेप है तो जेड मतलब सेक्शन मॉडुलस 0.20 एफ क्यूब, ठीक है। एफ देखो ये डायगोनल को हम एफ बोल रहे हैं। ट्रायंगल है तो इस प्रकार का रहेगा z इक्वल्स टू एस क्यूब बाई 20 इक्वल्स टू 0.05 एस क्यूब। सर्कल है तो इस प्रकार का देखिए फॉर्मूला रहेगा। हॉलो पाइप किस्म का है तो ये फॉर्मूला रहेगा ट्यूब सेक्शन के लिए जेड पी इक्वल्स टू पाई बाई 16 इंटू डी रेज टू 4 माइनस डी रेज टू 4 डिवाइडेड बाई डी। अगर सर्कल में स्क्वायर किस्म का अगर कटा हुआ है तो उस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, तो उस समय में आपका सेक्शन ऑफ मॉडुलस कुछ इस प्रकार का होगा। और एक सर्कल में अगर हेक्सागोनली अगर कटा हुआ है कोई भी हिस्सा तो उस समय आपका जो जेड की वैल्यू जो है सेक्शन ऑफ मॉडुलस की वो ये होगी। जनरली एग्जाम में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और हॉलो सर्कल का ही आता है। ये ऊपर के जो 4 है उतने का ही बस ये पूछता है एग्जाम में। ये नीचे के 4 एग्जाम में अभी तक के तो नहीं पूछे गए हैं, बट अगर आप याद रख लेंगे तो इट विल बी मच मोर बेटर फॉर यू। तो ये सब डायग्राम्स को हमने समझ लिया है, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को भी हमने समझ लिया है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को भी समझ गया। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बेंडिंग इक्वेशन को आपको केयर करके चलना है कि उसको कैसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे बनाना है, कैसे उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे अल्टर करना है, वो सारी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज के क्लास में इतना ही। हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।